आज हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए आपको एरिया वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। इन दोनों टॉपिक की डिटेल में वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो देखिए, फिजिक्स में वैसे तो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। एरिया हम कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ से, और फिजिक्स में वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लक्स की, फ्लक्स के कंसेप्ट को समझने के लिए एरिया को यहां पर वेक्टर लिया जाता है। एरिया को यहां पर वेक्टर हम मान लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक प्लेन सरफेस है जिसका एरिया कैपिटल ए है। ठीक है, एक प्लेन सरफेस है मेरे पास जिसका एरिया है कैपिटल ए। तो यहां पर फ्लक्स को समझने के लिए मैं इसके एरिया को क्या मान लूंगी? वेक्टर क्वांटिटी मान लूंगी। और वेक्टर है तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड तो इसका ए है, लेकिन जब हम बात करें इसकी डायरेक्शन की तो वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, कुछ इस तरीके से। यानी कि वेक्टर ए आपका इस तरीके से होगा। अब देखिए बच्चों, जो आपका एरिया वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर तो होगा, बट वो इस साइड भी हो सकता है एंड वो इस साइड भी हो सकता है। ये डिपेंड आप पे करता है आप किस डायरेक्शन में इसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन आपने अगर इस डायरेक्शन में इसको लिया है तो पूरे डेरिवेशन या फिर पूरे क्वेश्चन में आप इसको इसी साइड एज्यूम करेंगे। एरिया वेक्टर को हम वेक्टर ए और वेक्टर एस दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कुछ बुक्स में एरिया वेक्टर को वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया गया है और कुछ बुक्स में एरिया वेक्टर को वेक्टर एस से रिप्रेजेंट किया गया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस पूरे प्लेन सरफेस का जो एरिया है, यानी कि सरफेस का एरिया, सरफेस एरिया अगर मैं एस लेती, अगर मैं इस पूरे प्लेन सरफेस का एरिया एस लेती तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाता? वेक्टर एस। ठीक है, तो नोटेशंस में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कुछ बुक्स में वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया गया है एरिया वेक्टर पर, कुछ बुक्स में वेक्टर एस से। दोनों आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इस प्लेन सरफेस को मैं उठा करके किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दो, ठीक है बेटा, इस सरफेस को हमने किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है, तो अब इस सरफेस में से नॉर्मली टोटल जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसके जो मेजरमेंट होती है वो क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं और ये किसके बराबर होता है? ई एस कोस थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू एरिया, जो एरिया आप उसमें रख रहे हो। हमने यहाँ पर एस एरिया रखा तो उस केस में ई एस कोस थीटा। थीटा क्या है? एरिया वेक्टर वेक्टर एस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल है। ठीक है, हमने यहां पर इसका एरिया एस सपोज किया था। अगर हम यहां पर इसका एरिया ए सपोज करते तो एरिया वेक्टर क्या होता? वेक्टर ए, और ये फॉर्मूला क्या हो जाता है? ई ए कोस थीटा। कुछ बुक्स में ई ए कोस थीटा लिखा है तो कुछ बुक्स में ई एस कोस थीटा लिखा है। कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल गया क्या होता है यहाँ पर। लेकिन कोई जरूरी कंडीशन नहीं है आपके पास यहाँ पर कि आपको एक प्लेन सरफेस ही दिया जाए। कंपल्सरी नहीं है कि आपको हर केस में एक प्लेन सरफेस ही मिले, आपको कोई अनइवन सरफेस भी मिल सकता है। अनइवन मींस ऐसे कोई उबड़ खाबड़ सरफेस भी मिल सकता है। तो इस कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं? तो जब भी हमें कोई अनइवन सरफेस दिया होता है, मान लीजिए कोई अनइवन सरफेस है एस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इसमें स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है ds, पूरा सरफेस s, तो ये स्मॉल सरफेस है वो कितना हो गया? ds हो गया। अगर मैं आपसे कहूं मुझे इसका एरिया वेक्टर बताइए तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? वेक्टर ds। अब यहां पर इस पूरे सरफेस s के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट ले रखा है ds, ठीक है, छोटा सा सरफेस ले रखा है इस पूरे सरफेस में से एक ds, और यहां पर हम ds के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और फिर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ds के लिए आएगा, ठीक है, वो क्या होगा? d फाई ई, क्योंकि वो तो ds के लिए आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम इस पूरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इस पूरे सरफेस s के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा।
ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगर आप किसी स्मॉल सरफेस से होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं, ठीक है, या फिर स्मॉल एरिया एलिमेंट से होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं और फिर आप उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो आपको टोटल एरिया या फिर उस टोटल सरफेस से होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाता है। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है इस पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि क्या है फाई ई, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? पहले मैं इस स्मॉल सरफेस से होकर जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लूंगी। वो कितना होगा? ई डी एस कॉस थीटा। इसी फॉर्मूले का यूज कर दिया हमने यहां पर, लेकिन मुझे क्या चाहिए? टोटल सरफेस के लिए चाहिए। ये तो इस स्मॉल सरफेस के लिए आया, जो क्या होता है डी फाई ई, है ना। स्मॉल सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी तो स्मॉल होगा, वो क्या है डी फाई ई। और अगर मैं इसका कर दूं इंटीग्रेशन, तो दोनों साइड अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो डी फाई ई से क्या बन जाएगा? फाई ई। फाई ई क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सरफेस का। और यहां पर क्या मिलेगा? ई डी एस कॉस थीटा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर एक स्मॉल सर्कल का ऐसे साइन बना दिया। ये स्मॉल सर्कल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये जो आपका इंटीग्रेशन हो रहा है वो एक क्लोज्ड सरफेस के लिए हो रहा है। आप देख सकते हैं ये सरफेस आपका क्लोज्ड है, तो फाई ई इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। एंड आपने क्लास 11th में स्केलर प्रोडक्ट्स पढ़े होंगे। अगर कोई टू वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालें, जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ए बी कॉस थीटा। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, क्योंकि ई और डी एस यहां पर दोनों वेक्टर हैं। तो फाई ई इक्वल्स टू वेक्टर ई, सो फाई ई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। अब हम यहां पे बात करते हैं अपने गॉस थ्योरम की, जिसको हम गॉस लॉ भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग इन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस is 1 upon epsilon naught times of the net charge present inside the surface। देखिए बच्चों, गॉस थ्योरम आपकी ये कहती है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस आपका एयर या फिर वैक्यूम में रखा है, तो उससे होकर जाने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखे नेट चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, यहां पर ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर मान लीजिए नेट चार्ज रखा है आपका Q। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इस क्लोज्ड सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई, वो किसके बराबर होगा? जितना चार्ज इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर प्रेजेंट है। तो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर टोटल चार्ज Q प्रेजेंट है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब देखिएगा यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और देखिएगा यहां पर हम फाई को क्या लिख सकते हैं? देखिए बेटा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे जो क्लोज इंटीग्रल का साइन था वो छूट गया, तो आप यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल का साइन लगा, तो हम फाई को क्या लिख सकते हैं? क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। ऐसे लिख सकते हैं फाई ई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब क्या है? यहाँ पे नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। आपके क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना भी टोटल चार्ज है वो क्यू इन है। इन मींस इनसाइड, ठीक है। सो ये था आपका गॉस थ्योरम। इसका प्रूफ हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।